प्रीवियस चैप्टर था अपना डेप्रिसिएशन एंड अदर डिबेट्स, और डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन संपत्ति की घिसावट से संबंधित होता है और ये सभी प्रकार की जो भी स्थायी संपत्तियां होती है जिसे आप मूर्त संपत्ति एवं अमूर्त संपत्ति के रूप में विभाजित करते हैं पर लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन के रेट्स में हमें वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मूर्त संपत्तियां जैसे भवन मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले मकानों पर 5% मूल्य राशि गणना की जाती है। जो भी व्यावसायिक भवन है, दुकान है, गोदाम है, कार्यालय है, फैक्ट्री है, छात्रावास है, होटल्स हैं, इन पर 10% मूल्य राशि गणना की जाएगी। और पूर्णतया अस्थायी जो ढांचागत जो मकान है या जो भवन है उन पर 40% मूल्य राशि गणना की जाती है। सभी प्रकार के फर्नीचर पर, चाहे वह फर्नीचर कैरियर उपयोग का हो, ऑफिस यूज का हो या आपके होटल का हो, छात्रावास का हो, सभी प्रकार के फर्नीचर पर 10% मूल्य राशि गणना की जाती है। प्लांट व मशीन में जो सामान्य दर है मूल्य राशि की वो 15% मानी जाती है। प्लांट और मशीनरी के अंतर्गत यहाँ 4 समूह हैं, जिसमें पहला समूह आता है जनरल समूह। सामान्य समूह में यदि ऐसी कोई भी संपत्ति जिस पर डेप्रिसिएशन की रेट यदि स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है तो वहाँ जनरल रेट 15% मान ली जाती है। समूह नंबर 2, समुद्री जहाज, शिप्स, अंतर्देशीय पानी में चलने वाले जहाज, वेसल्स, जिसमें स्पीड बोट भी शामिल है, पर 20% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। समूह नंबर 3, किराए में के व्यवसाय से संबंधित मोटर बस, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी, रबड़ एवं प्लास्टिक सामान बनाने वाले कारखाने प्रयुक्त सांचे, अर्ध सुचालक उद्योगों में प्रयुक्त प्लांट व मशीन आदि पर 30% मूल्यह्रास की गणना की जाती है। समूह नंबर 4, एरोप्लेन्स, एरो इंजन्स, जीवन रक्षक उपकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेशे में लगे हुए कारखाने के स्वामित्व में पुस्तकें, परंतु वार्षिक प्रकाशन वाली पुस्तकों को छोड़कर गैस सिलेंडर, वाल्व, रेगुलेटर सहित गिलास बनाने वाली संस्थाओं में गिलास पिघलाने के लिए प्रयुक्त भट्टियां, आटा मिल में प्रयुक्त रोलर्स, लोहा इस्पात उद्योग के रोलिंग मिल्स, शुगर बनाने वाले प्रयुक्त रोलर्स, शक्ति बचाने वाले संयंत्र, शक्ति को पुनः बनाने वाले संयंत्र, वायु प्रदूषण नियंत्रण की मशीनें, जल प्रदूषण नियंत्रण की मशीनें, सॉलिड वेस्ट नियंत्रण की मशीनें, कृत्रिम सिल्क निर्माण करने वाली मशीनों में प्रयुक्त किए जाने वाले लकड़ी के पुर्जे, स्टूडियो की लाइट, माचिस बनाने वाले कारखाने, लकड़ी के फ्रेम, पेशे में लगे हुए कारखाने के स्वामित्व प्रकाशित प्रकाशन वाली पुस्तकें आदि सभी पर 40% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं जिसमें जानकारी, ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, विशेषाधिकार, स्कंद विनिमय, सदस्यता बोर्ड कार्ड, राज्य सरकार द्वारा टोल वसूली हेतु लिया गया लाइसेंस आदि सभी पर 25% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। मूल्यह्रास अर्थात डेप्रिसिएशन में कार के संबंध में भी कुछ प्रावधान है। भारत में बनी हुई अथवा स्वदेशी कार का अगर भारतीय मेड कार है, मतलब स्वदेशी कार है, तो उसमें 2 प्रावधान है। कार का प्रयोग यदि टैक्सी के रूप में हो तो 30% डेप्रिसिएशन लगेगा और अन्य रूप में यदि कार का प्रयोग किया जाए तो 15% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। यदि विदेशी कार है, आयातित कार है, और यह कार में 4 बातें हैं। पहला, 1 मार्च 1975 के पूर्व प्राप्त कार पर 15% डैप है। 28 फरवरी 75 से 1 अप्रैल 2001 के मध्य प्राप्त संपत्ति पर 15% डेप्रिसिएशन है। 31 मार्च 2001 के बाद विदेशी कारों पर 15% डेप्रिसिएशन है, और यदि यही विदेशी कारें यदि टैक्सी के रूप में प्रयोग की जाती हैं तो 30% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। कुल मिला के यह है कि किराए के रूप में प्रयुक्त जो भी टैक्सी हैं, चाहे वो स्वदेशी कार हो या विदेशी कार हो, उन सभी पर 15% डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। जब भी हम डेप्रिसिएशन की गणना करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए ब्लॉक्स बनाएं। ब्लॉक्स का मतलब ये होता है
कि जैसे मान लीजिए कि 15% डेप्रिसिएशन वाली मशीन है, तो सभी 15% वाली डेप्रिसिएशन की मशीन्स का योग कीजिए, उसके मूल्य का योग कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास में 20 मशीनें हैं, तो 20 मशीनों की वैल्यू को जोड़ लीजिए और 20 मशीनों की वैल्यू जोड़ने के बाद उस ब्लॉक पर इकट्ठा डेप्रिसिएशन उस सेम रेट से लगाया जाता है। तो जितनी भी संपत्तियां होंगी उन सभी पर अलग अलग डेप्रिसिएशन की रेट्स के अनुसार उनका समूह बनेगा और समूह के अनुसार मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। डेप्रिसिएशन के लिए कुछ अन्य प्रावधान और हैं, जिसमें आता है वास्तविक लागत। जब भी हम डेप्रिसिएशन की गणना करेंगे तो हमेशा वास्तविक लागत पर की जाती है। वास्तविक लागत का तात्पर्य है मशीन का क्रय मूल्य प्लस क्रय संबंधी सभी प्रकार के व्यय, चाहे वो सीमा शुल्क हो, चुंगी कर हो, जीएसटी हो, उसका रजिस्ट्रेशन का खर्चा हो, कोई ब्रोकरेज हो, कोई उसका इंश्योरेंस हो या अन्य कोई इसके और हालिंग चार्जेस हो या उसके एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हो, वे सभी मशीन की लागत में सम्मिलित होंगे और मशीन की कुल लागत की गणना करके आप मूल्य ह्रास की गणना करते हैं। एक इसमें आता है प्रावधान अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अशोधित ह्रास। जब व्यवसाय में लाभ कम हो और डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो और डेप्रिसिएशन की पूरी छूट यदि आप किसी वर्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसे कहते हैं अशोधित ह्रास अर्थात अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। यह जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा यह आप आगामी वर्षों में कभी भी किसी भी वर्ष व्यवसाय की आय में से घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। उसे हम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अशोधित ह्रास कहते हैं। एक प्रावधान इसमें आता है सेक्शन 32 का, नई मशीन या प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास का प्रावधान। यदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई तकनीक के अनुसार यदि आप नई मशीनें व्यवसाय में लगाते हैं, जिन मशीनों से जो बिजली है, जो पावर है, उसकी बचत होगी। यदि आप भारत सरकार के नियमानुसार यदि आप नई तकनीक की मशीन्स अपने व्यवसाय में लगाते हैं जिससे पावर सेव होगी, उस पावर सेविंग के लिए आप अगर नई मशीनों का निर्माण करते हैं, उन नई मशीनों की स्थापना करते हैं तो उस पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास की छूट दी जाती है। यह जो अतिरिक्त मूल्य ह्रास की दर होगी यह आपके अधिकतम 20% होती है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है और उस पर 15% डैप मिलता है तो 15% मिलेगा 15% के साथ साथ में उसमें 20% एक्स्ट्रा छूट और दी जाएगी। अर्थात उस नई तकनीकी नई मशीन पे वह प्रथम वर्ष 35% तक डेप्रिसिएशन को माइनस कर सकते हैं। अगले इसमें कुछ विकास छूटें भी आती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी एवं रबड़ विकास खाता। कई बार क्या होता है कि जो व्यापारी होता है, जैसे मान लीजिए चाय व्यापारी है और चाय का व्यापारी यदि चाय उगाता है और चाय उगाकर यदि चाय का व्यवसाय करता है और उस व्यवसाय से होने वाली इनकम का कुछ प्रतिशत हिस्सा यदि बैंक में जमा कराता है टी डेवलपमेंट के अकाउंट के नाम से, और वह इस धनराशि का प्रयोग भविष्य में उस चाय के व्यवसाय के विकास के लिए ही करेगा, उस व्यवसाय को डेवलप करने के लिए करेगा, तो वहाँ टी डेवलपमेंट अकाउंट खोलकर उसमें जितनी धनराशि जमा की जाएगी उतनी छूट आप व्यवसाय में ले सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस धनराशि का प्रयोग उस व्यवसाय के विकास के लिए ही होना चाहिए। ये जो चाय डेवलपमेंट खाते की छूट मिलती है, जिसे आप टी डेवलपमेंट अकाउंट कहते हैं, उसकी छूट दी जाती है टी डेवलपमेंट अकाउंट में जमा धनराशि और लाभों का 40%। जो दोनों में से कम होगा उसकी छूट
आप टी डेवलपमेंट अकाउंट के नाम से ले सकते हैं। ये प्रोविज़न है सेक्शन 33AB के अंतर्गत। उसके बाद में आता है अगला 33ABA का प्रोविज़न, भूमि पुनर्स्थापना निधि। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस अथवा दोनों के उत्पादन और विकास में लगे हुए व्यापारी, मतलब पेट्रोलियम संबंधी कंपनियां यदि नए पेट्रोल के भंडार खोजती हैं और उसमें वो जो भी व्यय करेंगी उन व्ययों की छूट से मिल सकती है। लेकिन ऐसी कंपनियां अर्जित लाभों का भूमि पुनर्स्थापना खाते में धनराशि जमा करें या लाभों का 20%, जो दोनों में से कम होगा उसकी छूट दी जाएगी। लेकिन यह जो धनराशि होगी वो नए तेल के भंडार खोजने के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। इसी प्रकार से जहाज व्यवसाय के लिए संचय सेक्शन 33AC की छूट अब बंद कर दी गई है। इस प्रकार जो डेप्रिसिएशन है वह डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस व्यापार और पेशे पर लागू होते हैं। धन्यवाद।